क्लोजिंग कॉल में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अभिषेक सतवर्तम और मेरे साथ है मेरे दो सहयोगी डिम्पी कालरा और मुंबई स्टूडियो से मानसी दवे भी हमारे साथ हैं। बाजार में लोअर लेवल से अच्छी स्ट्रेंथ आई है। आज सुबह जीडीपी के आंकड़ों के चलते शुरुआत थोड़ी सी कमजोर हुई थी, लेकिन जैसे जैसे दिन बीता है थोड़ी सी भरोसा बाजार में लौटता हुआ दिखा है। निफ्टी इस वक्त डे हाई पर है, 136 अंकों के आसपास की तेजी है। और निफ्टी बैंक की बात करें तो जहां 200 अंकों की नरमी थी, अब वो तेजी में बदल गई है 30 अंक ही सही, लेकिन निफ्टी बैंक ऊपर आ है। और अच्छी चीज ये है कि 52,000 के स्तर को निफ्टी बैंक ने फिर से रीगेन कर लिया है। सेंसेक्स से 450 अंक मजबूत। और अगर हम सेक्टर की बात करें तो आज हम देख रहे हैं कि सीमेंट में अच्छी बाइंग है, मेटल में और ऑटो में और फार्मा में। ये 3-4 पैक्स हैं जो आज बाजार को स्ट्रेंथ देने काम कर रहे हैं। बढ़िया चीज ये भी है कि एडवांस डिक्लाइन का रेशियो बेहतर है। करीब 1700 शेयर हैं तेजी वाले और उसके मुकाबले 950 शेयर ही गिरावट के साथ कर रहे हैं कारोबार। हालांकि इंडिया विक्स अगर आप देखेंगे तो 15 के बिल्कुल करीब है, 3.5% के आसपास का उछाल है। एक चिंता की चीज जरूर है वो है, लेकिन अदरवाइज बाजार में देखने की खरीदारी हो रही है। तो अगले 1 घंटे में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या बाजार में यहां से भी आप तेजी का ट्रेड ले सकते हैं, आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए। खबरों वाले शेयर लेकर आएंगे, अपने एक्सपर्ट्स के ट्रेड लेकर आएंगे, लेकिन पहले ये देख लेते हैं कि 1 घंटे में क्या कुछ और खास होने वाला है। तो 2:35 पर हम लेकर आएंगे क्लोजिंग ट्रेड्स। 2:40 पर ऑप्शंस का चैंपियन होगा मार्केट एट 3, यानी कि बाजार खुलने के बाद खबरों के दम पर कहां पर एक्शन बढ़ा है, इसका पूरा लेखा जोखा होगा 3 बजे मार्केट एट 3 में। बीटीएसटी या फिर एसटीबीटी ट्रेड होंगे हमारे एक्सपर्ट्स की तरफ से 3:15 पर। और 3:20 पर होगा इवेंट्स टू वॉच, यानी कि कल और पूरे अगले हफ्ते में बाजार की नजर कहां पर रहेगी, इस पर हम एक नजर जरूर डालेंगे। लेकिन फटाफट देख लेते हैं बाजार की 5 बड़ी बातें, उसके बाद तेजी से शो को आगे बढ़ाएंगे। तो निफ्टी 130 अंक चढ़कर है 24,250 के आसपास कारोबार कर रहा है। और निफ्टी बैंक की बात करें तो निचले स्तर से 350 अंकों के आसपास की रिकवरी आई है। निफ्टी बैंक में 52,000 के ऊपर पहुंचा है। रियल एस्टेट में रफ्तार है और रियल एस्टेट के साथ साथ हम देख रहे हैं कि एक और खेमा जो बजी है वो है सीमेंट का। जेफरीज की बहुत अच्छी रिपोर्ट आई है और जेफरीज ने कहा है कि सरकार की तरफ से कैपेक्स बढ़ेगा, मांग में सुधार के संकेत दिखने लगे हैं। दक्षिण भारत को अगर छोड़ दें तो बाकी जगहों पर स्थितियां बेहतर होती नजर आ रही हैं। इसके चलते सीमेंट के शेयर भी चल रहे हैं। अल्ट्राटेक हो गया या फिर जेके सीमेंट, ये तो उनकी पिक है, वो चल ही रहे हैं। केमिकल में रौनक है, इंडिया ग्लाइकोल 6% चढ़ा है। और सीमेंट में जैसा कि आपको बता रहे थे अल्ट्राटेक 4% चढ़कर ये निफ्टी के टॉप गेनर्स में ये शेयर शामिल है। तो ये है बाजार के हाइलाइट्स। लेकिन फिर से आते हैं इंडेक्स पर। डिम्पी हमारे साथ हैं ही। डिम्पी, आंकड़े क्या संकेत दे रहे हैं और क्या उम्मीद थी आज जो चाल बाजार ने दिखाई है, क्या हम इसको एक्सपेक्ट करके चल रहे थे और क्या लगता है सस्टेन करेगा ये? आप सुबह थे हमारे साथ कार्यक्रम में, आपने सुना भी होगा, तो हम तो यही कह रहे थे कि मार्केट के अंदर अगर 24,000 नहीं टूटा तो फिर कोई दिक्कत नहीं, रिकवरी आपको मिलेगी। आज का आप लो टेस्ट कर लीजिए या लो चेक कर लीजिए, आपको 24,008 का दिखेगा, 24,008.65, ये भी बोल देता हूँ चलो मैं। तो 24,008 का लो प्रोटेक्ट हुआ, 24,200 कॉन्कर हो गया। 24,200 कॉन्कर होगा तो 24,400 का रास्ता खुलेगा। आपको 400 पॉइंट में 2 चरणों में बताया था कि 24,000 से लेकर 24,200 और 24,200 से 24,400, 400 पार हो जाएगा, आप पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे। प्रोबेबिलिटी हाई है। सुबह ये भी हमने क्वेश्चन आपके सामने रख दिया था कि क्या चलेंगे, तो चलने की प्रोबेबिलिटी हाई है। 3 चीज़ें आपको बता दी थी। पहला सीरीज लाइट है, दूसरा विक्स बढ़ना बंद हो रहा है, तीसरा एफआईएस की होल्डिंग जस्ट की तस आके रुक गई है, चौथा काफ़ी हद तक चीज़ों को हमने डिस्काउंट कर दिया है। और 5वीं इंपॉर्टेंट बात कि जीडीपी के नंबर सुबह सुबह या पहले आधे पौने घंटे में डिस्काउंट हो जाएंगे, उसका बाजार चलेगा। आज आप देखिए पहले आधे पौने घंटे के अंदर जीडीपी के नंबर डिस्काउंट हुए, मार्केट वापस रिदम में आ गया। बैंक निफ्टी को स्लो आना था क्योंकि बैंक निफ्टी ऑलरेडी थोड़ा डाइवर्जेंस में भी था और दूसरा बैंक निफ्टी के पास अपनी प्रॉब्लम से भी जूझ रहा है और फिर 6 तारीख का आरबीआई वाला नोट भी आएगा उसके पास। तो बैंक निफ्टी की अलग प्रॉब्लम थी, इसलिए बैंक निफ्टी को थोड़ा समय लगेगा। और ये जो बैंक निफ्टी का आप ऊपर देख पा रहे हैं ना, एकदम से आया ये, अगर आप टाइमिंग मैच करना चाहें तो टाइमिंग भी मैच कर सकते हैं। 1 बजे के आसपास का एचडीएफसी बैंक दिखाओ, 1 बजे के आसपास का एक बार जरा आईसीआईसीआई बैंक दिखाओ, 1 बजे के आसपास का एक बैंक का नाम और भूल गया, अभी आपको बता ही देता हूँ। जब तक आप एचडीएफसी दिखाओ, 1 बजे का एचडीएफसी दिखाओ, यही एचडीएफसी का खाली चार्ट दिखाओ आप, तो आप मैच कर लेना। निफ्टी बैंक और एचडीएफसी बैंक का चार्ट ऑलमोस्ट एक जैसा आपको दिखेगा, सेम टाइमिंग सेम मोमेंटम। दिन भर में शेयर नीचे था, लेकिन 1-1:30 बजे के आसपास जैसे इसके अंदर तेज़ी आई तो मार्केट के अंदर कोर स्ट्रेंथ था। सुबह तक का नंबर ये था कि 12 में से 9 रियल इसके बैंक के काउंटर्स वीक थे, लेकिन अब स्थिति कुछ और है। अभी आप देखेंगे तो इसके अंदर अच्छी स्ट्रेंथ आपको बैंकिंग काउंटर्स में दिख रही है। दिखाओ एक बार जरा आईसीआईसीआई बैंक भी दिखाओ, तो सुबह से ही तेज है। दिखाओ एक बार जरा कोटक भी दिखाओ, आईसीआईसीआई भी दिखाओ, एक्सिस भी दिखाओ, ठीक है। 3-4 बैंक फटाफट से दिखाते जाओ स्पीड से, तो आपको दिख जाएगा जो बात मैं कहना चाह रहा था। और अभी
अगर आप बैंक निफ्टी को चेक कर रहे हैं तो 7 शेयर तेज़ी में आ चुके हैं। ठीक है, आईसीआईसीआई और एचडीएफसी का कॉम्बो जिस दिन चलता है ना उस दिन बहुत स्ट्रांग होता है मार्केट, वो आपको स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा। अब आ जाते हैं एक और चीज़ पे। अब हम जा तो रहे हैं ऊपर, लेकिन कहाँ पे फिर से रुक सकते हैं? रुकने वाले लेवल बता देता हूँ मैं आपको, 52,800 बैंक निफ्टी का, 24,400 निफ्टी का। आज तो नहीं आएंगे, बैंक निफ्टी थोड़ा और तेज़ी लगा सकता है लास्ट के सेशन में, क्योंकि ज़्यादातर बैंक ठीक हुए हैं, बट निफ्टी ऑलरेडी अपना काम कर चुका है। तो बैंक निफ्टी के अंदर उम्मीद ज़्यादा है मेरे को आज के क्लोजिंग सेशन में कि ये कहीं भी आपको 52,500 के आसपास हो सकता है दिखा जाए क्लोजिंग आते आते तक। तो 200-250 पॉइंट बैंक निफ्टी के लिए प्रिपेयर रहना, हो सकता है क्लोजिंग में आपको मिल जाए। अगर मिल जाता है तो इससे बेहतर बात नहीं हो सकती। ज़्यादा कुछ है नहीं बताने के लिए। ध्वनि पटेल, श्रीकांत चौहान, 2 मेहमान मेरे साथ जुड़ चुके हैं। आप इस तेज़ी को राइड करो अच्छे से, और ये तेज़ी कैलकुलेटेड तेज़ी है, ये ध्यान रखा जाए। हाँ, इसके अंदर कोई भी ऐसी पिक्चर नहीं बदली है, ना ही एफआईज़ की, ना ही पॉलिसीज़ की, ना ही कुछ की। बस ये टेक्निकली सेटअप ऐसा है कि आपको पुल बैक मिलना चाहिए और मिल रहा है, जस्ट बिकॉज ऑफ अ रोल ओवर, जस्ट बिकॉज ऑफ अ सीरीज चेंज। ठीक है, चेंजेस में मेजर मैक्रो कोई चेंजेस अभी तक नहीं हुआ है। ध्वनि पटेल, श्रीकांत चौहान, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। श्रीकांत भाई, आपसे शुरू करते हैं। पहले निफ्टी और बैंक निफ्टी पर आपका टेक, फिर हम स्टॉक्स पे आएंगे। या गुड आफ्टरनून एवरीवन। देखिए, मुझे लग रहा है कि जो निफ्टी है और बैंक निफ्टी है, इन दोनों में अगर आप देखें तो निफ्टी का परफॉर्मेंस नो डाउट काफी अच्छा है। और जो शुक्रवार के दिन में जो एक रिवर्सल कैंडल बना था उसका कंटिन्यूएशन फॉर्मेशन है। हमें लगता है कि अगर मार्केट इसी पेस में रहा और ऐसे ही अगर ब्रॉड बेस एक्टिविटी अगर दिखाते रहा कल तक, तो हमें लग रहा है कि डिम्पी ये जो हाईएस्ट लेवल्स है 24,350 के, ये अभी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट हर्डल मार्केट के लिए रहेंगे। और इन लेवल्स के ऊपर मार्केट एक बार 24,500 से लेकर शायद 700 तक के भी लेवल्स दिखा सकता है। तो आज का फॉर्मेशन वैसे देखा जाए तो काफी मैं कहूंगा कि स्ट्रेंथ वाला है और ब्रॉड बेस पैटर्न है। बैंक निफ्टी की अगर बात करें तो वहां पे कुछ मायूसी है। उसका रीजन ये था कि जो जीडीपी के नंबर्स आए थे उसके पीछे उसका जो इम्पैक्ट है वो एनबीएफसीज के लिए पॉजिटिव रहता है, बैंक्स के लिए थोड़ा सा स्लगिश रहता है। इसके लिए बैंक्स थोड़े नीचे थे। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि वापस ब्रॉड बेस एक्टिविटी आने की वजह से हमने वापस बैंक स्टॉक्स में भी एक रिवर्सल एक्टिविटी देखी है। तो मुझे लगता है आज के जो लोज है वो काफी इंपॉर्टेंट है। जब तक इन लेवल्स को मार्केट ब्रेक नहीं करता तब तक हमें लगता है कि ये पुल बैक जारी रहेगा और मार्केट कई दिनों से इस पुल बैक के लिए ड्यू था। साथ ही साथ अगर आप देखें तो जितने भी मैक्रो नंबर्स आने चाहिए थे वो नंबर्स आ चुके हैं। तो यहां से अभी आरबीआई की पॉलिसी आने वाली है और आरबीआई की पॉलिसी में हमें लगता है कि जो उनका स्टांस रहेगा वो इंपॉर्टेंट है। बट अदरवाइज सब कुछ जितना भी डेटा आना था उतना डेटा ओपन हो चुका है। तो मुझे लग रहा है कि अभी ये पुल बैक जारी रहेगा और आज के लोज हमें एज अ स्टॉप लॉस कंसीडर करके यहाँ पे हम कुछ पोजिशनल ट्रेड्स ले सकते हैं। बैंक निफ्टी में भी हमें लगता है कि अगर तेजी बनती है तो बैंक निफ्टी एक बार 53,000 तक के लेवल्स दिखा सकता है। ट्रेड्स की पूरी गुंजाइश यहाँ बनती है और ये पोजिशनल ट्रेड्स कौन से होंगे इस पर भी नजर रहेगी। लेकिन 24,350 के स्तर के पार तेजी अटेम्प्ट कर सकता है बाजार। जिस तरह से श्रीकांत बता रहे हैं, कई सारे इकोनॉमिक इंडिकेटिव एक्शन है, जीडीपी डेटा, जीएसटी कलेक्शन डेटा, जिसे हम डाइजेस्ट तो कर ही रहे हैं। लेकिन ये हफ्ता पूरा जो है, आज सुबह भी जब हम आपके साथ जुड़े थे हम ये बता रहे थे कि ग्लोबल फैक्टर्स को एक बाजू रखते हुए डोमेस्टिक फैक्टर्स और डोमेस्टिक ट्रिगर्स कई सारे हैं जिसको बाजार को वॉच आउट करना है, जिसे बाजार को डाइजेस्ट करना है। जैसे जीएसटी के कलेक्शन के डेटा, जीडीपी के डेटा को हम डाइजेस्ट कर रहे हैं। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की 3 दिवसीय बैठक अगला बड़ा इवेंट होगा और शुक्रवार को जब क्रेडिट पॉलिसी आएगी उस पर नजर रहेगी। इसके अलावा अगर आप देखेंगे कच्चा तेल, यहाँ पर उत्पादन पर ओपेक प्लस की 5 दिसंबर को एक समीक्षा बैठक है, इस पर भी खास तौर से नजर रखनी होगी। और भारतीय बाजार के लिए एफआईएस डीआईएस का जो एक्शन भी है, एफआईएस की फिर से हमने देखा 2 दिन की खरीदारी के बाद जो बिकवाली का ट्रेंड आ रहा है, तो इस पर भी नजर रखनी होगी। और खुद भारतीय बाजार के लिए कई सारे फैक्टर्स और ट्रिगर्स हैं जिसे हमें डाइजेस्ट करना है, जिसके चलते लेकिन नई सीरीज की शुरुआत में जरूर ये कह सकते हैं कि बाजार संभल कर इवेंचुअली पॉजिटिव आपको एक मार्केट पार्टिसिपेंट्स को पॉजिटिव स्टेटमेंट या पॉजिटिव तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहा है। इसीलिए इस वक्त मार्केट के जो सेंटिमेंट्स हैं
इसे ठीक ठाक समझना चाहिए, आपको मौके देगा बाजार, ये शुरुआती संकेत नजर आ रहे हैं। चलिए हमारे एक्सपर्ट्स हैं, उनकी आखिरी घंटे की रणनीति क्या है, स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशंस क्या हैं, अब वो जान लेते हैं। ध्वनि, गुड आफ्टरनून। अच्छी रिकवरी दिखा रहा है बाजार, 24,280 के स्तर पर खड़े हुए हम। निफ्टी में ऑलमोस्ट 150 पॉइंट्स की मूव पॉजिटिव साइड पे, निचले स्तरों से तो काफी बढ़िया रिकवरी है। कैसे देख रहे हैं बाजार को और आपकी क्लोजिंग ट्रेड्स क्या होंगे स्टॉक स्पेसिफिक? गुड आफ्टरनून मानसी। यहाँ पे सबसे पहले ओवरऑल बाजार में डेफिनेटली एक बाइंग मोमेंटम देखने को मिला है, बट 24,350 को हम वापस से रीटेस्ट करेंगे। उसके ऊपर सस्टेनेबिलिटी किस हिसाब से बन रही है वो यहाँ पे एक क्वेश्चन डेफिनेटली बनता है, बट सेक्टर स्पेसिफिक यहाँ पे बाइंग और स्टॉक स्पेसिफिक बाइंग इंडेक्स में ओवरऑल वापस से विटनेस करने को देखने को मिल रही है। सबसे पहला स्टॉक जो यहाँ पे मेरी तरफ से फोकस में रहेगा वो है इन्फोसिस का काउंटर। इन्फोसिस का काउंटर अगर आप देखें तो यहाँ पे शॉर्ट टर्म में वापस से डेली चार्ट्स पे हायर हाई हायर लो की फॉर्मेशन के साथ बुलिश साइड का मोमेंटम दिखा रहा है। करंट लेवल से अगर आप बाय करते हैं तो इसके अंदर पोटेंशियल है 1945 के टारगेट्स का, और स्टॉप लॉस के तौर पे 1855 का लेवल खास करके ध्यान में रखना है। उसके अलावा मेटल्स में भी यहाँ पे बाइंग देखने को मिल रही है। JSW स्टील का काउंटर उसमें से मुझे पसंद आ रहा है। स्टॉक ने आज के सेशन में यहाँ पे एक फ्रेश ब्रेकआउट दिया है। प्रीवियस स्विंग हाइज जो यहाँ पे बने हुए थे 970 की लेवल्स के पास, उनको ब्रेकआउट करा है और वहां से फर्दर बुलिश साइड का मोमेंटम यहाँ भी देखने को मिल रहा है। 1015 के टारगेट के लिए आपको इसको बाय करना है। स्टॉप लॉस 975 का रखें। इस वक्त एक मेटल पैक की तरफ से और दूसरा आईटी स्पेस की तरफ से। इनफैक्ट बाजार के अगर एडवांस डिक्लाइन रेशियोज को भी देखेंगे, एडवांसेस का पड़ रहा है इस वक्त भारी, 2:1 को रेशियो यहाँ पर देखने को मिलेगा। ऐसे में सेक्टर स्पेसिफिक बाजार की चाल भी काफी ठीक ठाक है। सबसे आगे रियल एस्टेट और फार्मा जरूर खड़े हैं, लेकिन उसके ठीक साथ साथ मेटल, ऑटो, आईटी और साथ ही एनर्जी स्पेस में भी हरे निशान के साथ ही ट्रेड्स देखने को मिल रहे हैं। श्रीकांत, गुड आफ्टरनून। क्या आपकी नजर भी इस वक्त आईटी सेक्टर और उसके अलावा सेक्टर स्पेसिफिक जहां पर मजबूती है उन पर खरीदारी के ट्रेड्स की है? बिल्कुल। तो देखिए, मुझे लगता है कि इस पर्टिकुलर मार्केट में जो मोमेंटम बन सकता है वो फाइनेंशियल्स के साथ साथ आईटी स्टॉक्स में भी बन सकता है, क्योंकि जो डॉलर इंडेक्स है वो 106 के ऊपर काफी स्टेबल सा नजर आ रहा है। और साथ ही साथ अगर अपनी करेंसी देखें तो वो करेंसी भी एक अपने इम्पॉर्टेंट लेवल्स, आई मीन टू से काफी क्रूशियल लेवल्स पे आके वहां पे अभी ट्रेड कर रही है। तो इंडिकेट यही कर रहा है कि ये जो ओवरऑल करेंसी का जो मोमेंटम है, यानी कि जो करेंसी अपनी वीक हो रही है, उसका बेनिफिट डेफिनेटली आईटी कंपनीज को जा सकता है। और इसी वजह से मुझे लगता है कि इन्फोसिस ये सबसे पहला ऐसा स्टॉक है जिसे हम लॉन्ग करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे जो स्टॉप लॉसेस है वो 1854 के हैं। और अगर मुझे इस पर्टिकुलर मार्केट में अगर इसके टारगेट्स अगर कुछ बेस्ड ऑन टेक्निकल्स निकालने हैं तो मुझे नजर आते हैं 1930 के। सो 1930 के टारगेट से 1900 तक के लेवल्स ये शॉर्ट टर्म में अचीव कर सकता है। और 1854 के स्टॉप लॉस के साथ करंट लेवल से इन्फोसिस को खरीदा जा सकता है। साथ ही साथ मुझे लगता है कि यहाँ पे जो दूसरा इंपॉर्टेंट कोई स्टॉक नजर आता है तो मुझे लगता है ऑयल एंड गैस में कुछ एक्टिविटी बनी है रिलायंस इंडस्ट्रीज, बीपीसीएल के साथ साथ मुझे लगता है कैस्ट्रॉल। यहाँ पे अगर आप इसके टेक्निकल पैटर्न को अगर काफी क्लोजली देखते हैं तो मुझे लगता है कि काफी बड़ा एक सेलिंग प्रेशर एब्सॉर्ब हुआ है। करंट लेवल से 213, 214 के, और टारगेट्स नजर आते हैं 230 के। स्टॉप लॉस थोड़ा सा बड़ा हो जाता है क्योंकि प्राइस में कंसिस्टेंट अपवर्ड रिट्रेसमेंट है, तो 205 का स्टॉप लॉस रखें। लेकिन 230 से लेकर शायद काफी अच्छे मार्केट में ये 250 तक के भी लेवल्स दिखा सकता है। काफी डीपली ओवरसोल्ड स्टॉक है। तो कैस्ट्रॉल को लॉन्ग करें, इन्फोसिस को लॉन्ग करें, और साथ ही साथ मुझे लगता है कि ओवरऑल फोकस वैसे रियल एस्टेट में भी हम रख के चल सकते हैं। दोनों ही एक्सपर्ट्स की राय और दोनों ही एक्सपर्ट्स का भरोसा आईटी स्पेस में पर्टिकुलरली इन्फोसिस पर खरीदारी के मौके यहाँ पर बनते हुए। सो क्लियरली 4 नहीं, आपके पास 3 कॉल्स आते हुए देखने को मिले हैं, क्योंकि ध्वनि और श्रीकांत दोनों का भरोसा इन्फोसिस पर। दोनों ही ने खरीदारी की राय 1900 1930 तक के टारगेट्स यहाँ पर मिलते हुए दिख सकते हैं इन्फोसिस पर। इनफैक्ट ध्वनि का टारगेट 1945 तक का भी उनका मानना है, 1945 तक के लेवल्स भी इन्फोसिस में नजर आ सकते हैं। इसके अलावा JSW स्टील पर भी खरीदारी की राय, और श्रीकांत का मानना है कि कैस्ट्रॉल इंडिया में 225 इनिशियल टारगेट, उसके बाद
230 तक के टारगेट्स को मद्देनजर रखते हुए खरीदारी की जा सकती है। लेकिन इन स्तरों पर बाजार में कौन से स्पेसेस है, कौन से लार्जर प्लेयर्स है जो कि संभालने का काम कर रहे हैं। आप देखिए आईटी पैक में इन्फोसिस तो है ही, उसके ठीक साथ साथ बैंक्स फाइनेंशियल्स में बड़ी दिग्गज आईसीआईसीआई बैंक, रिलायंस, अल्ट्राटेक सीमेंट प्लेयर्स आज अप मूव कर रहे हैं। उसके अलावा M&M के स्टॉक प्राइस पर भी खास तौर से नजर होनी चाहिए क्योंकि यहाँ पर भी अच्छी खासी तेजी और इनफैक्ट ऑटो बिक्री के आंकड़े भी फोकस में रहे। उसके ठीक बाद M&M आज सुबह अपने ऑटो सेल्स के डेटा भी लेकर आया था, जहां पर अच्छी सेल्स के डेटा देखने को मिले थे, जिसके चलते ये पॉजिटिव मोमेंटम है। लेकिन आइए आगे बढ़ते हुए बात करते हैं करेंसी की, क्योंकि यहाँ पर भी आपकी नजर होना बेहद जरूरी है। डॉलर के मुकाबले रिकॉर्ड निचले स्तर पर रुपया इस वक्त ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। इसके पीछे की वजह क्या है, एक एक करके विस्तार से हमें विश्व मोहन बता रहे हैं। आइए उनसे जानते हैं। विश्व मोहन बताइए। देखिए, आज डॉलर के मुकाबले रुपया 84 रुपये 70 पैसे के लेवल पे पहुंच चुका है। आज 0.25% की गिरावट रुपए में दिख रही है डॉलर के मुकाबले। और सिर्फ रुपया ही नहीं, दुनिया एशिया की जितनी भी करेंसी है, ज़्यादातर करेंसीज में गिरावट है और 0.25 से आधे % तक की गिरावट एशिया के बाकी करेंसी में भी दिख रही है। ये गिरावट ट्रंप के उस बयान से आया जिसमें उन्होंने ब्रिक्स देशों को चेतावनी दी है कि अगर वो डॉलर का रिप्लेसमेंट खोजते हैं या नई करेंसी लाते हैं डॉलर के खिलाफ ग्लोबल ट्रेड में, तो वो उन देशों पर 100% टैरिफ लगाने की तैयारी कर रहे हैं। तो एक चेतावनी कह सकते हैं या दादागिरी भी कह सकते हैं, क्योंकि ग्लोबल ट्रेड में डॉलर की जो ब्यूटी है, यूएस इकॉनमी की जो ब्यूटी है, वो डॉलर में ट्रेड होने वाला है। क्योंकि दुनिया में जो कमोडिटी की ट्रेडिंग होती है उसमें 75% जो ट्रांजैक्शन होते हैं डॉलर टर्म में होते हैं। तो वही यूएस इकॉनमी का स्ट्रेंथ है, इसलिए इस तरह के बयान ट्रंप की तरफ से आए हैं। उससे डॉलर में भी मजबूती दिख रही है और बाकी करेंसीज में कमजोरी दिख रही है। लेकिन भारत के साथ एक और कहानी ये है, यहाँ की जीडीपी ग्रोथ 7 तिमाही के निचले स्तरों पर है, जिससे अब 4 और 6 दिसंबर तक जो एमपीसी की बैठक हुई उसमें आरबीआई पे दबाव बढ़ गया है कि वो ब्याज दरों में कटौती करे। हालांकि रुपए को संभालने के लिए आरबीआई लगातार यहाँ पर कोशिश भी कर रहा है और उस वजह से आप देख रहे हैं जो यहाँ की फॉरेक्स रिजर्व है वो 5 महीने के निचले स्तरों पर चला जा चुका है। अक्टूबर में एफपीआईज की तरफ से लगातार घरेलू इक्विटी मार्केट में बिकवाली दिखी। नवंबर में हालांकि थोड़ी बहुत खरीदारी जरूर दिखी, उसके बाद भी बिकवाली काफ़ी ज़्यादा थी। 2 महीने का देखे तो एक बड़ा चंक यहाँ पर निकालते हुए एफपीआईज की तरफ से देखने को मिले। तो ये भी एक वजह है जो रुपए पर दबाव बन रहा है। लेकिन अब डॉलर का जो स्ट्रेंथ है पूरी तरह से फोकस वहीं पर है, किस तरह से वहाँ पे बयानबाजी होती है, ये एक मेजर फैक्टर है जो रुपए पर दबाव बन रहा है। और आज रुपया 84 रुपये 70 पैसे पर डॉलर के मुकाबले पहुंच चुका है। बहुत ही विस्तार से, और क्यों बढ़ रहा है, क्या चिंताएं हैं और क्या बढ़ता रहेगा, इसका भी आपको शायद जवाब मिल ही गया होगा इस पूरी चर्चा में। लेकिन निश्चित तौर पर रुपया अगर वीक होता है तो जो एक्सपोर्ट रिलेटेड जो भी सेक्टर्स हैं उनको फ़ायदा होता है, जैसे कि आईटी हो गया, फार्मा हो गया, इंजीनियरिंग गुड्स हो गया जिनका बड़ा एक्सपोर्टर है भारत टेक्सटाइल हो गया, ये कुछ सेक्टर्स हैं। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि आईटी और फार्मा में सेलेक्टिव ही सही बट बाइंग दिख रही है। टेक महिंद्रा में 2% के आसपास की तेज़ी है। आप डॉक्टर रेड्डीज़ के शेयर को देखिए, ये चल रहा है फार्मा में। अपोलो हॉस्पिटल में 3.5% के आसपास की, हालांकि वो थोड़े डिफरेंट सेगमेंट को हो जाता है, बट उसको फार्मा हॉस्पिटल अगर जोड़ लें तो सेगमेंट एक ही हो जाता है वो। श्रीकांत जी, कोई शेयर जो आपके रडार पर हो आईटी में या फार्मा में लॉन्ग करने के लिहाज से? तो देखिए, बिल्कुल आईटी में अगर देखा जाए तो हमें इन्फोसिस हमारा टॉप पिक है, लेकिन साथ ही साथ मुझे लगता है कि टेक महिंद्रा के साथ हमें जो यहाँ पे किसी और स्टॉक पे नजर रखनी है वो है एलटीआई माइंट्री। और अगर एलटीआई माइंट्री के अगर टेक्निकल पैटर्न को देखें तो मुझे लगता है कि ये स्टॉक ग्रेजुअली अपने प्रीवियस इमीडिएट हाईएस्ट लेवल को क्रॉस करते हुए नजर आएगा जो अराउंड 6550 है। और अगर ये क्रॉस कर लेता है तो फिर मुझे लगता है कि ये स्टॉक अपने ऑल टाइम हाईएस्ट के करीब जा सकता है जो तकरीबन 7500 के करीब के हैं। तो करंट लेवल से तो मुझे लगता है कि अगर पोजिशनल व्यू के बेसिस पे अगर कुछ खरीदना है तो एलटीआई माइंट्री को खरीदा जा सकता है। अगर कुछ शॉर्ट टर्म पोजिशनल व्यू से लेना है तो इन्फोसिस के साथ साथ टेक महिंद्रा को भी हम करंट लेवल से खरीद सकते हैं। हमें लगता है कि इन्फोसिस इवेंचुअली 1930 के बाद शायद 2000 तक के लेवल्स दिखा सकता है, और जो टेक महिंद्रा है वो अपने प्रीवियस हाइस के करीब यानी कि 1900 के करीब जा सकता है। तो आईटी में तो मुझे लग रहा है कि यहाँ से मोमेंटम और भी बढ़ते हुए नजर आएगा। बढ़ते हुए नजर आएगा। लेकिन अपोलो हॉस्पिटल का मैं नाम ले रहा था मैम, उसी पे ऑप्शंस की रणनीति भेजी है हमें एंजल वन के देवांग शाह ने ऑप्शंस की चैंपियन के तौर पर। उनका कहना है कि अपोलो हॉस्पिटल की दिसंबर सीरीज वाली 7100 वाली कॉल खरीदी आप 145 से 155 रुपये के बीच मिलेगी। स्टॉप लॉस लगानी है आपको 87 रुपये की,
और टारगेट बनेगा 287 रुपये का। ये सारे कैलकुलेशन आपकी स्क्रीन पर। अधिकतम मुनाफा स्ट्रेटजी में होगा 16,500 का प्रति लॉट की कैलकुलेशन से ही। अधिकतम जो नुकसान होगा वो होगा 8,500 रुपये का। तो रिस्क रिवॉर्ड के लिए रेशियो के लिहाज से भी ठीक ठाक है। और शेयर में हम ऑलरेडी देख रहे हैं कि काफ़ी बढ़िया मोमेंटम बिल्ड हुआ है। 3.5% ऊपर ये शेयर है और निफ्टी के टॉप गेनर्स में ये कारोबार करता हुआ दिख रहा है। अच्छा, रियल एस्टेट वाला एक शेयर ध्वनि आपसे जानना चाहेंगे, गोदरेज प्रॉपर्टीज। लगातार एक्शन है, खबरें भी गोदरेज प्रॉपर्टीज को लेकर अच्छी आई हाल फिलहाल। कहां तक जाएगा शेयर, ये क्या टारगेट्स आप देख रही हैं और क्या मौजूदा स्तर पर भी लॉन्ग करना है इसको? जी बिल्कुल, डेफिनेटली अभिषेक जी, यहाँ पे मौजूदा स्तर पे भी इसको लॉन्ग करके चल सकते हैं। ओवरऑल स्टॉक के अंदर मोमेंटम जो है अब वो वापस से बिल्ड होना शुरू हुआ है। हमने देखा कि स्टॉक ने यहाँ पे हाई बनाया 3,000 की लेवल्स के पास और वहां से एक वापस से हमें प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिली थी, बट नीचे सपोर्ट लेवल जो है वो 2760 की लेवल के पास वापस से कायम करा और आज के सेशन में लोज भी हमें उन्हीं लेवल्स के पास देखने को मिले हैं और बाइंग मोमेंटम वहां से फर्दर बिल्ड हो रहा है। 3,000 का लेवल जैसे ही स्टॉक पार करता है तो ऊपर की तरफ में आपको 3125 तक के अपवर्ड मोमेंटम इसके अंदर कंटिन्यू होता हुआ देखने को मिल सकता है। स्टॉप लॉस के तौर पे खास करके नीचे की तरफ जो लेवल ध्यान में रखना रहेगा वो रहेगा यहाँ पे 2815 का लेवल। ठीक है, तो एक कुछ अलग अलग स्टॉक्स पे जो रिकमेंडेशंस है टेक्निकली वो आपको मिल रही है। एक फंडा व्यू भी आपके सामने रखने की कोशिश करते हैं। मयूरेश जोशी इस बीच स्क्रीन पे मेरे को दिख रहे हैं। मयूरेश सर नमस्ते, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। मैं जीडीपी के नंबर्स और आरबीआई की बैठक दोनों को क्लब कर देता हूँ। जीडीपी के नंबर्स तो ठीक नहीं आए, आपको पता ही थे, लेकिन उसको काफ़ी हद तक मार्केट ने डिस्काउंट किया सुबह आधे पौने घंटे के अंदर और वापस की जर्नी की तरफ है। अब आरबीआई के सब पे नज़र है कि आरबीआई शायद हो सकता है कुछ सॉफ्ट कॉर्नर ले ले और ब्याज दरों को घटाने की अनाउंसमेंट्स कर दे, नहीं तो सरकार अपना कैपेक्स या फिर प्राइवेट कंपनीज अपना कैपेक्स बढ़ाए, नहीं तो फिर ये जीडीपी प्रॉब्लम बन जाएगी। अभी तो सिर्फ प्रोजेक्शन है, बाद में प्रॉब्लम भी हो सकती है। सर एक बार आपका टेक। जी, आई थिंक दो चीजें। एक, आई थिंक जीडीपी के जो आंकड़े थे हालांकि बैकवर्ड लुकिंग जरूर है बट डिसअपॉइंटिंग थे। तो अक्रॉस द बोर्ड अगर आप देखें जो कंजम्पशन ट्रेंड्स हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग के ट्रेंड्स हैं, वहां पे डेफिनेटली एक डैम्पिंग फैक्टर देखा गया है जीडीपी प्रिंट थ्रू। बट कहीं ना कहीं आई थिंक दो चीजें उभर के आती है। पहली चीज, आई थिंक जो गवर्नमेंट केपिक्स है, फिस्कल डेफिसिट का सिर्फ 45% हमने स्पेंड किया है अब तक का, और उम्मीद यही लगाई बैठी है कि जो बजट एलोकेशन है 11 लाख करोड़ का कैपिटल अकाउंट स्पेंडिंग के ऊपर, आई थिंक अ लार्ज पार्ट ऑफ दैट स्पेंडिंग विल स्टार्ट कमिंग थ्रू इन द सेकंड हाफ। और जैसे स्पेंडिंग स्टार्ट होगी, जो सारे सेक्टर्स हैं मैन्युफैक्चरिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड इकोनॉमी के, जो आई थिंक एक आधार होते हैं, पोर्ट्स, रेलवेज, मेट्रो वर्क, रूरल अर्बन अफोर्डेबल हाउसिंग, आई थिंक ये सारी चीजें आई थिंक ट्रैक पे स्टार्ट हो जाएंगी। ऑब्वियसली अर्बन कंजम्पशन में जो स्लोडाउन देखी गई है इज नॉट यूनिफॉर्म। आई थिंक जो लो टिकट आइटम्स हैं स्पेसिफिकली सेमी अर्बन और अर्बन एरियाज में, वहां पे शायद थोड़ी सी दिक्कतें दिख रही है। बट आई थिंक जो प्रीमियम आइटम्स है अर्बन कंजम्पशन के, वहाँ आई थिंक देयर इज स्टिल एलिमेंट्स ऑफ स्टेबिलिटी दैट इज कमिंग थ्रू। एक डेटा पॉइंट डिम्पी जी बहुत इंटरेस्टिंग है, जो फास्टैग डेली टोल कलेक्शंस का आंकड़ा है नवंबर महीने के लिए, दैट इज एग्जिबिटिंग अराउंड 200 ऑड करोड़ हर प्रतिदिन। जो नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस हैं, ये लगभग 12 मिलियन ट्रांजैक्शंस है प्रतिदिन, जो मंथ ऑन मंथ लगभग 7.5% ज्यादा है, क्योंकि 80 से 85% टोल कलेक्शंस फ्रेट कैरियर्स से होते हैं, विच कैरी ऑल सॉर्ट्स ऑफ लोड, कंजम्पशन, ड्यूरेबल, नॉन ड्यूरेबल एज वेल। देयर इज होप कि नवंबर महीने में जैसे हम ये बातें कर रहे हैं, शायद एक रिजम्पशन ऑफ ट्रेंड स्टार्ट हो जाए एंड दिस माइट बी एन एबरेशन और अ ब्लिप। दूसरा, आई थिंक इसको मद्देनजर करके आरबीआई क्या कदम उठा सकती है। ऑब्वियसली आई थिंक जो इन्फ्लेशन है related to food, that was relatively higher, but कहीं ना कहीं cool down effect with better monsoon progressing, ये शायद दिख रहा है। The second aspect in terms of core inflation remaining stable at this juncture, और अगर crude stable रहता है along with crude inflation expected to come down, तो RBI, I'm definitely sure, I think अगले if not in this meeting, अगले बैठक में जरूर एक रेट कट आएगा। अगर ये मीटिंग में रेट कट आता है, मार्केट इज नॉट पेंसिलिंग दैट इन, मार्केट इज लार्जली पेंसिलिंग अ न्यूट्रल व्यू। अगर रेट कट आता है तो एक बहुत पॉजिटिव रिएक्शन शायद बाजार दे सकता है। तो मुझे लगता है आई थिंक मार्केट ये सब पचा के चल रहा है विद द होप एंड एक्सपेक्टेशंस ऑफ ऑल दीस डेटा पॉइंट्स दैट आई जस्ट डिस्कस्ड।
ठीक है सर, आपका पॉइंट नोटिसेबल है और आपने अच्छे से फैक्चुअल डाटा से हेल्प से बताया सारी पॉइंट्स। इसके लिए बहुत शुक्रिया। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद भी मेहमानों से चर्चा जारी रखेंगे। मयूरेश जोशी, श्रीकांत चौहान और ध्वनि पटेल हमारे साथ बने रहेंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बाजार में हम देख रहे हैं स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट ढेर सारी नजर आ रही है और इस बीच डिक्सन टेक्नोलॉजीज, जिसका जिक्र आज सुबह से चर्चा का विषय बना हुआ, ये स्टॉक करीब 6% की मजबूती और ये ताज़ा अपडेट आपके स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। कंपनी का मार्केट कैप जो है पहली बार 1 लाख करोड़ के पार जाता हुआ देखने को मिला है। मजबूती के साथ ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ लगातार हमारे रेडार पर भी। और कंपनी के बिजनेस आउटलुक की अगर बात करें, मैनेजमेंट काफी कॉन्फिडेंट है। रेवेन्यू ग्रोथ और आगे के ड्राइवर्स जो हैं वो सस्टेन होते हुए देखने को मिलेंगे। इसके चलते अगर आप फाइनेंशियल्स की बात करें, लगातार तिमाही आधार पर कंपनी के रेवेन्यूज में बढ़ोतरी देखने को मिली है। साथ ही कंपनी के मार्जिन्स जो हैं वो भी एक लेवल पर इंटैक्ट देखने को मिले हैं, जो कि काफी पॉजिटिव है। मुनाफे के फ्रंट पर अगर आप देखें, तिमाही आधार पर और सालाना आधार पर कंपनी के मुनाफे के फ्रंट में भी हम अच्छी खासी मजबूती देख रहे हैं। पहली तिमाही में अगर आप देखें, ऑलमोस्ट 140 करोड़ का यहाँ पर प्रॉफिट देखने को मिला था, जो कि 412 करोड़ पर जाता हुआ देखने को मिला है। सो क्लियरली नतीजे जो है वो भी काफी अच्छे रहे। और उसके ठीक बाद अगर न्यूज फ्लोज की माने तो यहाँ पर क्लियरली कुछ डील्स के चलते आज सुबह भी हम आपको बता रहे थे कि कंपनी गूगल पिक्सल के स्मार्टफोन्स बनाने की जो डील साइन की है, उसके ठीक बाद एक फंडामेंटल न्यूज फ्लो का इम्पैक्ट है, जो कि स्टॉक प्राइस में भी रिफ्लेक्ट होता हुआ देखने को मिल रहा है। और अब अगर आप देखेंगे, मार्केट कैप में पहली बार 1 लाख करोड़ के पार जाता हुआ डिक्सन टेक्नोलॉजीज का स्टॉक 6% तक की मजबूती के साथ 16,732 के लेवल्स पर। मयूरेश, गुड आफ्टरनून। आपसे ही एक फंडामेंटल आउटलुक यहाँ पर जानना चाहेंगे, क्योंकि लगातार अच्छी मजबूती के बीच ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ, और अगर पिछले कंपनी के फाइनेंशियल्स भी देखें या फिर फंडामेंटल आउटलुक भी देखें, बिजनेस एक्सपेंशन प्लान्स भी देखें, कंपनी ने रिसेंटली जो पार्टनरशिप्स किए हैं ये भी काफ़ी ज़्यादा इनोवेटिव नज़र आ रहे हैं। ये स्पेस को आप किस तरह से देख रहे हो? इस स्टॉक पर आपका फंडामेंटल टेक क्या होगा? नहीं, ऑप्टिमिस्टिक रहेंगे। और क्लियर डिस्क्लेमर मानसी, गुड आफ्टरनून टू यू इन द फर्स्ट प्लेस। ये स्टॉक हम हमारे मॉडल पोर्टफोलियोज में कैरी करते हैं और काफी लोअर लेवल से है, तो वी आर कैरिंग द स्टॉक फ्रॉम फार लोअर लेवल्स। ऑब्वियसली आई थिंक जो एक मूव आई आज स्टॉक में इज बिकॉज ऑफ द अनाउंसमेंट्स दे हैव डन फॉर मैन्युफैक्चरिंग गूगल पिक्सल फोन्स। पर जो एक बिजनेस मॉडल ये फॉलो कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ नॉट जस्ट मैन्युफैक्चरिंग इट फॉर अ लॉट ऑफ द अदर वेल नोन प्लेयर्स, बट ये जो डिजाइन मैन्युफैक्चरिंग करके भी मैन्युफैक्चर करेंगे, जिसे हम ओडीएम कहते हैं, ओरिजिनल डिजाइन मैन्युफैक्चरिंग, यहाँ पे मार्जिन्स रिलेटिवली बेटर होते हैं। और जो एक प्रतिशत है टोटल टॉप लाइन की ऑफ ओडीएम, दैट इज एक्सपेक्टेड टू इम्प्रूव। वो हम टीवीज की बात करें, मोबाइल फोन्स की बात करें, अदर अप्लायंसेस की बात करें, या इवन रेफ्रिजरेटर्स टू अ सर्टेन एक्सटेंट। सो टू दैट एक्सटेंट आई थिंक जो पीएलआई स्कीम गवर्नमेंट ने अनाउंस की है, जो ये कंपनी मैन्युफैक्चरिंग के अपनी फैसिलिटीज को एक्सपैंड कर रही है, और जो बैकवर्ड इंटीग्रेशन में बिकॉज ऑफ द पीएलआई इनिशिएटिव्स मदद हो सकती है, इट इज गोइंग टू बी अ ह्यूज कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर बोथ EBITDA मार्जिन्स के ऊपर भी और कंट्रीब्यूटिंग मार्जिन्स के ऊपर भी फॉर ईच बिजनेस सेगमेंट दैट वी आर स्पीकिंग अबाउट। ऑब्वियसली आई थिंक वैल्यूएशंस के हिसाब से अभी स्टॉक थोड़ा महंगा हो गया है, तो इट नीड्स टू बी सीन के नंबर्स कैसे पेश करते रहते हैं। ऑब्वियसली विद एक्सपेंडेड कैपेसिटीज अगले 2 वर्ष के जो नंबर्स होंगे ये रिलेटिवली बेटर होंगे। एंड व्हाट ऑल टेलविंड्स दैट दिस सेक्टर इज गोइंग थ्रू, शायद ये स्टॉक लीडरशिप पोजीशन ले ले विद इन द स्पेस दैट यू आर लुकिंग एट। एंड इन फैक्ट ऑल्सो certain elements of EMS components as well, which is also a huge value addition going forward as well. तो हमारी तो होल्ड की रेटिंग रहेगी, and as I said, a clear disclaimer, ये स्टॉक हमारे बॉन्ड पोर्टफोलियोज में है। टेक्नोलॉजीज वैल्यूएशंस के लिहाज से भले ही ये काफ़ी ज़्यादा इस वक्त हमें महंगा नज़र आ रहा हो, लेकिन ये अपने सेक्टर में लीडर बनने की पूरी ताकत रखता हुआ, पेयर कंपैरिजन पर भी हमने एक रिसर्च निकाली थी और इनके पेयर्स के मुकाबले भी इस वक्त जो प्रदर्शन है वो डिक्सन टेक्नोलॉजीज का अच्छा नज़र आ रहा है। लेकिन इस तेज़ी के पीछे की वजह, इनफैक्ट जिस डील की बात कर रहे हैं जो कि साइन की है कंपनी ने, उसको लेकर सारी की सारी डिटेल्स आपके लिए जानना ज़रूरी है, क्योंकि यही एक न्यूज़ फ्लो है जिसके चलते स्टॉक में जो मूवमेंट या मोमेंटम था वो और ज़्यादा बढ़ता हुआ, या कह सकते हैं कि आगे तेजी से बढ़ता हुआ देखने को मिला है। जिन्हें है सारी की सारी डिटेल्स लेकर हमारे साथ जुड़ गए हैं, जिन्हें बताएं। बिल्कुल, डिक्सन टेक्नोलॉजीज आज फोकस में रहेगा। कंपनी ने ऑल टाइम हाई लेवल्स छुए और उसी के साथ कंपनी ने एक माइलस्टोन भी कंप्लीट किया।
कंपनी 1 लाख करोड़ मार्केट क्लब में एंटर करते हुए दिखा है। इसके अलावा अगर हम की रीजंस देख लेंगे कंपनी में क्या हो रहा है, तो पहला है कि कंपनी ने रिसेंटली एक MOU साइन किया है। पेजेट इलेक्ट्रॉनिक्स जो कंपनी की होली ओन सब्सिडरी है, उसने कॉम्पेल इलेक्ट्रॉनिक्स ताइवान बेस्ड कंपनी है, उसके साथ MOU साइन किया है, जहाँ पे वो गूगल के लिए पिक्सल स्मार्टफोन बनाएंगे। अगर हम पिक्सल स्मार्टफोन का टोटल मार्केट शेयर देख लें तो 1% करीब होल्ड करता है सेकेंड लार्जेस्ट स्मार्टफोन मार्केट में। और इसी के साथ कंपनी जो है ऑलमोस्ट सारे मेजर ब्रांड्स का मैन्युफैक्चरर बन गया है डिक्सन टेक्नोलॉजीज एक्सेप्ट फॉर एप्पल। इसके अलावा अगर हम नमूरा का भी एक नोट भी दिखा था, बुलिश नोट आया था डिक्सन टेक्नोलॉजी से, बाय रेटिंग उन्होंने बरकरार रखी थी। जो टारगेट प्राइस है डिक्सन टेक्नोलॉजीज के लिए वह 18,654 रुपीज़, जो फ्राइडेज के क्लोज से देखें तो 18% का उन्हें एक अपसाइड मूवमेंट नज़र आ रहा है। इसके अलावा उनका मानना है कि जो चाइना वन प्लस स्ट्रेटेजी वो कंपनी को काफ़ी बेनिफिट करेगा, स्पेशली प्रीमियम मार्केट फोन्स इसके अंदर। और आगे चलकर कंपनी जो अपना बिजनेस एक्सपांड भी कर रही है, कंपनी अपने कंपोनेंट्स बिजनेस में जा रही है, जिसके चलते में मार्जिन्स में भी बढ़ोतरी नज़र आ सकती है आने वाले 18 महीनों के आसपास। उसके अलावा कंपनी का एक जो पोटेंशियल है प्रीमियम स्मार्टफोन में, वो एक पॉजिटिव रहेगा, यह है नमूरा का मानना ओवर अ लॉन्ग टर्म ऑफ पीरियड। इसके अलावा अभी अगर हम डिक्सन टेक के अगले बिजनेसेस देख लें, कहाँ पे उनका रेवेन्यू शेयर आता है और क्या प्रॉफिट शेयर है, तो मोबाइल अगर हम देखेंगे, मोबाइल और EMS करीब 82% फॉल करते हैं। उसके प्रॉफिट शेयर देखेंगे तो 73% मोबाइल और EMS से आता है। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस, होम अप्लायंसेस और लाइटिंग प्रोडक्ट्स भी एक हिस्सा मानते हैं, बट मेजर जो ब्रांड है कंपनी का जो रेवेन्यू और प्रॉफिट है मोबाइल और EMS से ही आता है। इसके अलावा अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की तरफ देख लें डिक्सन टेक्नोलॉजीज़ का, तो प्रमोटर्स करीब 33% होल्ड करते हैं। FIIs और DIIs की बात करें तो FIIs करीब 22.69%, DIIs 23.14%, बाकी पब्लिक करीब 21.27%। ये टोटल शेयर होल्डिंग पैटर्न है डिक्सन टेक्नोलॉजीज़ का। और अगर अभी हम स्टॉक में देख ले तो पिछले एक साल से हमें काफ़ी दमदार मूव्स नज़र आ रहे हैं। पिछले एक महीने में 16%, पिछले 6 महीने में करीब 70%, और एक साल का रिटर्न देखेंगे तो 179%, तो करीब 1.8 टाइम्स स्टॉक होते हुए नज़र आए सिर्फ पिछले एक साल में। तो काफ़ी दमदार स्ट्रेटेजी, काफ़ी दमदार आगे चलकर एक्सपेक्टेशंस भी है एनालिस्ट की डिक्सन टेक्नोलॉजीज़ के लिए। इसके पॉजिटिव रेडार पर जिन्हें शुक्रिया ये सारी डिटेल्स हमें बताने के लिए, और ब्रोकरेजेस के भी पॉजिटिव रेडार पर नोमुरा की तरफ से भी थम्स अप आता हुआ। और ऑफ कोर्स इनोवेशन प्लान कर रही है कंपनी, जिसके चलते यहाँ पर मजबूती है। लेकिन श्रीकांत, एक क्विक टेक्निकल आउटलुक भी आपसे जानना चाहेंगे, और डिक्सन टेक्नोलॉजी ही नहीं, साथ साथ एम्बर एंटरप्राइजेस पर भी एक आउटलुक। दोनों ही स्टॉक्स की अगर बात करें, एम्बर एंटरप्राइजेस में इस वक्त हम देख रहे हैं ऑलमोस्ट 0.5% तक के गेंस हैं। डिक्सन टेक्नोलॉजीज में तो न्यूज़ फ्लो है जिसके चलते मजबूती है, लेकिन दोनों पर टेक्निकल राय दीजिए। प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ श्रीकांत। बिल्कुल, तो देखिए यहाँ पे अगर आप इन दोनों स्टॉक के टेक्निकल पैटर्न को देखें तो एक बात काफी क्लियरली नजर आती है कि इन दोनों में मल्टीपल टाइम्स अपने ओवरऑल मोमेंटम यानी कि ओवरऑल ट्रेंडिंग मूव में मल्टीपल टाइम्स इसमें कंटिन्यूएशन फॉर्मेशन बने हैं। और जब भी कंटिन्यूएशन फॉर्मेशन बनते हैं तो एक बात क्लियर होती है कि ये पर्टिकुलर स्टॉक फंडामेंटली अगर स्ट्रांग है, या तो अगर इस पर्टिकुलर कंपनी में अगर मैं कहूँगा कि अगर जो उसका मार्केट शेयर है अगर वो हाई होता है, तो ये जो पैटर्न्स होते हैं वो काफ़ी प्रॉमिसिंग होते हैं। मुझे लगता है कि डिक्सन टेक्नोलॉजी यहाँ से जो अभी 16,745 के करीब आया है, उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि इसमें टेक्निकल ब्रेकआउट हुआ है, और ये स्टॉक अपने 16,000 के नीचे मल्टीपल टाइम्स एक अच्छे सेलिंग प्रेशर में आया था, लेकिन फाइनली इसने इस लेवल को क्रॉस किया है। तो मुझे लगता है कि अभी यहाँ से इसमें जो तेजी बनी है वो तकरीबन 18,000 रुपए तक लेके जा सकती है इस पर्टिकुलर स्टॉक को, बेस्ड ऑन टेक्निकल फॉर्मेशन। और साथ ही साथ मुझे लगता है कि अंबर एंटरप्राइजेस, यहाँ पे अगर आप देखें तो अभी तक ये स्टॉक एक रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है, लेकिन इवेंचुअली मुझे लगता है कि रेंज के लोअर बाउंड्री पे अवेलेबल है। करंट लेवल से इसे खरीदा जा सकता है अराउंड 6,100 के रेंज में। 5700 का स्टॉप लॉस रखें, क्योंकि ये स्टॉक वैसे देखा जाए तो थोड़ा वॉलेटाइल है, लेकिन अगर इसमें तेजी बनती है तो ये भी स्टॉक एक बार 7,200 तक के लेवल्स दिखा सकता है। तो अंबर और डिक्सन, हम दोनों स्टॉक्स पे बेस्ड ऑन टेक्निकल्स बुलिश है। जो टारगेट बनेगा 7,200 रुपए का बनेगा। अच्छा ध्वनि, 2 शेयर हैं एनर्जी और पावर वाले बास्केट से, आप जरा चेक कर लीजिए। मुझे ये जानना है कि बॉटम फॉर्मेशन दोनों में हो गया क्या। एक तो है IGL, आज ये ठीक ठाक तेजी दिखा रहा है 4-5% के आसपास की, डे हाई पर फिलहाल है 310-15 रुपए के बीच में काफ़ी समय बिताया इसने। और दूसरा शेयर है टोरेंट पावर, और टोरेंट पावर में भी आज बढ़िया तेजी दिख रही है।
दोनों जरा बताइए, क्या बॉटम इसका बन गया है, अब चलने के लिए शेयर तैयार हैं दोनों ये? यहाँ पे अभिषेक जी दोनों ही काउंटर्स जिनकी हम बात कर रहे हैं उसमें से सबसे पहले आईजीएल की अगर बात करते हैं तो आईजीएल में डेफिनेटली एक यहाँ पे बेस फॉर्मेशन देखने को मिली है। इनफैक्ट मैं डिस्क्लेमर के साथ कहना चाहूंगी कि फ्राइडे को हमने हमारे क्लाइंट्स को ये स्टॉक एज अ बाय रिकमेंड करा हुआ है। नीचे के स्तर से यहाँ पे 325 से बाय लेवल यहाँ पर है। टारगेट का ऊपर की तरफ जो है 370 का बनता है, तो यहाँ पे फर्दर मोमेंटम आपको बनता हुआ देखने को मिल सकता है। 370 के लेवल्स तक इसको होल्ड कर सकते हैं। जो यहाँ पे फ्रेश पोजीशंस लेना चाहते हैं उनके लिए रिकमेंडेड रहेगा कि वो स्टॉप लॉस को यहाँ पे ट्रेल कर ले। 330 के लेवल्स के पास अब इसका स्टॉप लॉस यहाँ पे बनता है। और जहां तक टोरेंट पावर का सवाल है तो टोरेंट पावर के अंदर आज के सेशन में जो यहाँ पे एक बुलिश मूव देखने को मिला है, इसको हम कल के सेशन में रिविजिट करेंगे क्योंकि स्टॉक वापस से अपनी जो 20 पीरियड की ईएमए है वहां पे एक रेजिस्टेंस लेता हुआ आज देखने को मिला है। तो कल ओपनिंग किस हिसाब से इसकी रहती है उस हिसाब से टोरेंट पावर में फ्रेश पोजीशन बनाए सकते हैं उसके बाद, बट आईजीएल में अभी हाल फिलहाल के लेवल से भी बाय कर सकते हैं। में भी और आप खरीदारी यहाँ से कर सकते हैं। कुछ और शेयरों पर चर्चा करेंगे, लेकिन एक और सेगमेंट है जो आज अच्छे से बजिंग है और वो है सीमेंट का। अच्छी मजबूती है और आज से नहीं, पिछले कुछ सत्र से हम लगातार देख रहे हैं कि सस्टेन्ड बाइंग है। सीमेंट हो गया, रियल एस्टेट हो गया, तो इंफ्रा, रियल एस्टेट और सीमेंट, ये तीन सेगमेंट में सीमेंट शेयरों में मजबूती क्यों है और क्या कोई रिपोर्ट्स आई है जो और आगे की तस्वीर को थोड़ी सी क्लियर कर रही हो? पूरी डिटेल लेकर हमारी सहयोगी आशीषा हमारे साथ जुड़ गई हैं। आशीषा, बताइए क्यों तेजी हो रही है और क्या रिपोर्ट्स हैं सीमेंट को लेकर? पिछले कुछ दिनों से सीमेंट स्टॉक्स में एक्शन दिखा है और आज भी कंटिन्यू होता हुआ नजर आया। सबसे पहले स्टॉक मूवमेंट की बात करें तो अल्ट्राटेक सीमेंट 4% की तेजी के साथ कारोबार। श्री सीमेंट, दालमिया भारत, अंबुजा, एसीसी सभी स्टॉक्स में अच्छी खासी तेजी आज के ट्रेडिंग सेशन में दिखी है। पिछले हफ्ते चैनल चेक रिपोर्ट आई थी, उसमें भी ऐसा ही दिखाया गया था कि डीलर्स का मानना है कि दिसंबर में प्राइसेस बढ़ सकते हैं। आज फिर एक बार जेफरीज की रिपोर्ट आई है, उनका मानना है कि सेकेंड हाफ ऑफ FY25 में सभी सीमेंट कंपनियों के परफॉर्मेंस इंप्रूव होते हुए नजर आ सकते हैं। याद रखें फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर में इलेक्शन थे, मॉनसून था, जिसके चलते कैपेक्स भी लोअर साइड पर था और उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट रियल एस्टेट, इंफ्रास्ट्रक्चर और इनडायरेक्टली सीमेंट सेक्टर पर भी दिखाई दे सकता है। लेकिन ब्रोकरेज हाउसेस का नजरिया सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर के लिए काफ़ी पॉजिटिव है। उनका मानना है कि जो प्राइजेस, जो दाम पिछले कुछ महीनों से गिर रहे हैं उस पर अब रोक लग सकती है और अब प्राइसेस बढ़ते हुए नजर आएंगे। डीलर्स का मानना है कि करीब 10 से 15 रुपए प्रति बैग के रेट से सीमेंट प्राइसेस अगले महीने यानी दिसंबर जनवरी में बढ़ सकते हैं। और वॉल्यूम ग्रोथ की बात करें तो करीब 8 से 10% का वॉल्यूम ग्रोथ सीमेंट कंपनीज H2 FY25 में रिपोर्ट कर सकती है। डिमांड की बात करें तो मॉनसून और इलेक्शन का इम्पैक्ट था, वो भी कम होता हुआ नजर आएगा, तो डिमांड में भी अपटिक अगले कुछ क्वार्टर्स में दिखाई देगा। इसके अलावा स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज़ की बात करें तो जेफरीज का नज़रिया अल्ट्राटेक सीमेंट पर काफ़ी पॉजिटिव है लार्ज कैप सेगमेंट से, और मिड कैप से जेके सीमेंट, इन दोनों स्टॉक्स पर उनका नज़रिया काफ़ी पॉजिटिव है। रीजन वाइज देखें तो नॉर्दर्न इंडिया में याद रखें दिल्ली NCR रीजन में पोल्यूशन कंसर्न्स थे, जिसके चलते डिमांड पर थोड़ा सा इम्पैक्ट दिखा, लेकिन अब डिमांड धीरे धीरे इम्प्रूव होती हुई नज़र आ रही है और प्राइसेस भी अच्छे खासे हैं। सेंट्रल रीजन की बात करें तो यहाँ पर लखनऊ और भोपाल में प्राइसेस पर थोड़ा सा दबाव दिखा है, लेकिन डिमांड अक्रॉस द बोर्ड सभी रीजन से इम्प्रूव होती हुई नज़र आ रही है। सो ऑल इन ऑल नज़रिया जेफरीज का काफ़ी पॉजिटिव है, प्राइसेस बढ़ते हुए नजर आएंगे और डिमांड को लेकर भी चिंताएं अब घट रही है, तो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पर सभी कंपनियों का पॉजिटिव इम्पैक्ट दिखेगा। शुक्रिया आशीष। मजबूती लौटने के पुख्ता संकेत मिल रहे हैं। अगर हम दक्षिण भारत को छोड़ दें, जहां पर बारिश का ट्रिगर था, जहां पर कंपटीशन थोड़ी ज़्यादा थी, बाकी रीजन में स्थितियां बेहतर हो रही हैं और वो प्राइसेस में भी साफ साफ झलक भी रहा है। और कम से कम आज जेफरीज की रिपोर्ट के दम पर तो काफ़ी शानदार बाइंग है। मयूरेश जी, क्या आपको लगता है कि सीमेंट की बाइंग जो है वो सस्टेन्ड होगी, क्योंकि जो प्राइसिंग वाला जो प्रेशर था कहीं ना कहीं वो बॉटम आउट हो रहा है, और दूसरी चीज़ हम देख रहे हैं कि सरकार की तरफ से अब कैपेक्स भी यहाँ से बढ़ने की उम्मीद चल रही है? ये सबसे बड़ी ट्रिगर है क्योंकि गवर्नमेंट कैपेक्स अच्छा खासा बढ़ेगा सेकंड हाफ में। और जैसे मैंने ओपनिंग रिमार्क्स में कहा डीपी जी को, आई थिंक जो अर्बन रूरल अफोर्डेबल हाउसिंग है, यहाँ पे आई थिंक जो एक मोमेंटम है
ये वापस आएगा सेकेंड हाफ में। ऑब्वियसली आई थिंक जो प्राइसिंग रिलेटेड इश्यूज हमने पिछले कई महीनों में देखे थे, ऑब्वियसली मॉनसून इज ऑल्सो वन ऑफ द की कंट्रीब्यूटर्स प्राइसिंग को लेके, बट प्राइसिंग इज एक्सपेक्टेड टू रिमेन स्टेबल पिछले महीने जैसे हमने देखी थी। और शायद जो हम भी चैनल चेक्स कर रहे हैं कि शायद दिसंबर में वन राउंड ऑफ शायद प्राइस हाइक्स देखने मिले। अगर आप वॉल्यूम्स की बात करें तो आई थिंक इफ यू आर अज्यूमिंग वॉल्यूम्स टू ग्रो बिटवीन 8 and 10% फॉर द इंडस्ट्री एज अ होल, क्योंकि कंसोलिडेशन हो रहा है अच्छा खासा इंडस्ट्री में, क्योंकि काफी प्लेयर्स इधर वेस्ट हीट रिकवरी या कैप्टिव पावर यूज कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आई थिंक एनर्जी कॉस्ट, लॉजिस्टिक कॉस्ट अंडर कंट्रोल है, विद क्रूड एक्सपेक्टेड टू रिमेन एट लोअर लेवल्स। कहीं ना कहीं आई थिंक जो ओवरऑल कॉस्ट स्ट्रक्चर है ये सारी कंपनियों का और जो इनपुट कॉस्ट है, बिकॉज वहां पे स्टेबिलिटी देखी जा रही है, कहीं ना कहीं आई थिंक एब्सोल्यूट एबिटा और एबिटा पर मार्जिन्स दोनों में बढ़ोतरी देखी जा सकती है, विच मीन्स बेटर एबिटा पर टन एंड बेटर ऑपरेटिंग लेवरेज एज फार एज सीमेंट कंपनीज आर कंसर्न्ड। तो मुझे लगता है आई थिंक काफी कुछ ट्रिगर्स है ये सेक्टर के लिए। अल्ट्राटेक, जेके सीमेंट जैसे स्टॉक्स इज समथिंग दैट वी हैव ऑन आवर ग्लोबल वॉच लिस्ट एट दिस जंक्चर, बट ओवरऑल सेक्टर के हम ऑप्टिमिस्टिक हैं। ऑप्टिमिस्टिक है। मेरे जी एक छोटा सा जवाब ना आप रैमको सीमेंट पर दीजिए, क्योंकि ये जो स्टॉक है लगातार रेकमेंड हुआ है और अब महीने भर में देखेंगे बाजार तो एक तरह से सपाट ही रहा है, लेकिन ये शेयर 15-20% चल गया है। रैमको सीमेंट ये भाव के लिहाज से ठीक है या अब छोड़ दें इसको? आई थिंक वैल्यूएशंस महंगे हो गए हैं, प्राइस एक्शन अच्छा खासा हो गया है, और ये समझना चाहिए अभिषेक जी कि आई थिंक जो साउथ बेस्ड प्लेयर्स हैं दे विल कंसिस्टेंटली सी कंपटीशन, क्योंकि जितने प्लेयर साउथ में बेस्ड है और जितना सप्लाई है साउथ में, अगर एक कंपनी सप्लाई इंप्रूव करती है तो दूसरी कंपनी करती है, इसलिए प्राइसिंग का एडवांटेज शायद उतने हिसाब से मिलता नहीं जितना वेस्टर्न और नॉर्दर्न प्लेयर्स को मिलता। ठीक है, रैमको सीमेंट थोड़ा सा चल गया है, थोड़ा सतर्क रहें, ना लें तो बेहतर है, और विकल्प आपके लिए बाजार में निश्चित तौर पर बन रहे हैं। लेकिन मार्केट 83 लेकर हमारे सहयोगी गौरव जबलकर जुड़ गए हैं, लेकर आएंगे खास सेगमेंट। गौरव बताइए कहां पर एक्शन हो रहा है? जी हाँ, तो आज सबसे पहले शुरुआत करते हैं टोरेंट पावर के साथ, और एजेंसी की तरफ से एक न्यूज़ फ्लो आ रहा है। उनका मानना ये है कि कहीं पे QIP हमें देखने को मिल सकता है कंपनी की तरफ से, 4000 करोड़ का QIP होगा और इसी वीक में आने की काफ़ी ज़्यादा चांसेस है। और इसके बाद हमने देखा शेयर में भी एक तेज़ी देखने को मिली। इसके अलावा बात करते हैं ओला इलेक्ट्रिक की, क्योंकि कंपनी ने कहीं पर कहा है कि ये जो एक्सपांशन है उनके नेटवर्क का वो 4 फोल्ड्स में होने वाला है। फिलहाल जो 800 नेटवर्क 800 स्टोर्स का जो है वो बढ़ के अभी 4000 स्टोर्स का होने वाला है इसी महीने में। उनका मानना है कि 28 दिसंबर 2024 तक एक्सपांशन जो है वो कंप्लीट होने वाला है, और इसके बाद हमने देखा एक अच्छी तेज़ी इस स्टॉक में भी देखने को मिली। इसके अलावा बात करते हैं HCL टेक की, क्योंकि कंपनी ने ये कहा है कि कंपनी ने कहीं पे गूगल क्लाउड के साथ कोलैबोरेशन किया है, जिसके चलते हुए AI ड्रिवन मैनेजमेंट डिटेक्शन जो है वो कंपनी लाने वाली है कॉर्पोरेट्स के लिए, और इसके चलते हुए यहाँ पे भी हमने देखा एक तेज़ी देखने को मिली। अगर हम बात करें अल्ट्राटेक सीमेंट के आगे जाके, तो वहाँ पे ऐसा न्यूज़ फ्लो है कि कंपनी ने कहीं पे कैपेसिटी एक्सपांशन किया है। छत्तीसगढ़ में कहीं पे 0.6 मिलियन टन पर एनम से कैपेसिटी एक्सपांड हुई है, और उसके बाद हमने देखा कि जो टोटल कैपेसिटी है वो जैसे बढ़ते हुए हमें देखने को मिली है, उसके बाद स्टॉक में भी एक तेज़ी देखने को मिली। और आखिर में बात करते हैं कोचिन शिपयार्ड की। यहाँ पे खबर ऐसे है कि कहीं पे कंपनी को 1000 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट मिला है। ये जो इंडियन नेवल वेसल की तरफ से कॉन्ट्रैक्ट मिला है वो अगले 5 महीनों में ही कंप्लीट होने वाला है, और इसके बाद हमने देखा कंपनी में एक अपर सर्किट आज के दिन में हिट होते हुए हमें देखने को मिला। तो आगे जाके भी खबरों के दम पे इन सब स्टॉक्स में नजर रखना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी रहेगा, क्योंकि एक अच्छा ट्रैक्शन जो है आज के दिन में हमें इन सब स्टॉक्स में देखने को मिला है। ठीक है, ये तमाम स्टॉक्स जहां पर आज हम एक्शन देख रहे हैं मार्केट 83 में, पूरा का पूरा लेखा जोखा हम रोज लेकर आते हैं। एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो गया है, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले आपको बता दें कि टाइम्स नेटवर्क का फ्लैगशिप आयोजन इंडिया इकोनॉमिक कॉन्क्लेव वापस आ गया है। IDFC फर्स्ट बैंक द्वारा प्रेजेंटेड ये कॉन्क्लेव भारत के विकास से जुड़ी अहम और बेहतरीन चर्चाओं का केंद्र रहा है। जापान और जर्मनी को पीछे छोड़कर भारत का लक्ष्य दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनने पर है। ऐसे में भारत को ग्लोबल चुनौतियों के बीच में अपनी आर्थिक लचीलेपन को बनाए रखने और तेज रफ्तार से आर्थिक विकास को बढ़ाने वाली नीतियों को लागू करने की जरूरत है। और इस बार इंडिया इकोनॉमिक कॉन्क्लेव के 10वें एडिशन की थीम रखी गई है फास्ट ट्रैक टू द टॉप 3। इस थीम के जरिए इंडिया इकोनॉमिक कॉन्क्लेव एक रोड मैप तैयार करेगा कि कैसे भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने की दिशा में तेजी ला सकता है। IEC में राजनीति, ग्लोबल बाजार, इकोनॉमी और कॉर्पोरेट वर्ल्ड की दिग्गज हस्तियां शामिल होंगी। तो 12 और 13 दिसंबर को तैयार रहें टाइम्स नेटवर्क पर सबसे बड़े कॉन्क्लेव का हिस्सा बनने के लिए।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। मार्केट्स में एक और खबर भी आई जिसकी वजह से रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसका बेनिफिशियरी है, वो है विंडफॉल गेन का स्क्रैप होना। सरकार विंडफॉल गेन को स्क्रैप कर रही है, यानी कि आपको पता ही है पिछले साल जुलाई में लगाया गया था। $75 के ऊपर जैसे ही क्रूड आ जाएगा तो इन कंपनीज़ को विंडफॉल गेन होने लगता है। सरकार ने कहा वो गेन के भागीदार हम भी बनेंगे, इसलिए उन्होंने ₹6 और ₹13 पेट्रोल और डीजल के ऊपर ड्यूटीज़ को लगाया, यानी कि विंडफॉल गेंस की कैलकुलेशंस को किया गया। अब इसको स्क्रैप कर दिया गया है। अब ये डर नहीं है कि क्रूड ऊपर भी हो जाएगा, तब भी किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है नहीं। मयूरेश सर, कितना फ़र्क पड़ता है इन सब चीज़ों का जब सरकार ये फैसला लेती है कि हम रेगुलेशन कम कर रहे हैं? उसमें विंडफॉल गेन भी एक था, ये रेगुलेशन का ही पार्ट हो गया था, बट उसको हटाया जा रहा है। तो आई थिंक सेंटिमेंटल इफेक्ट जरूर है, बट अगेन जैसे आपने कहा रेगुलेटरी चेंज है, और अगर क्रूड वापस फॉर सम रीजन और अदर ऊपर जाता है तो सरकार क्या रुख अपनाती है, आई थिंक ये देखना होगा। बट अजम्पशंस यही है डिम्पी जी कि आई थिंक क्रूड शुड रिमेन लार्जली रेंज बाउंड जहां तक ब्रेंट का प्राइसिंग का सवाल रहा है। एंड ऑब्वियसली आई थिंक लॉट ऑफ दीज अपस्ट्रीम कंपनीज इंक्लूडिंग द लाइक्स ऑफ ओएनजीसी, ऑयल इंडिया और टू अ सर्टेन एक्सटेंट रिलायंस के अपस्ट्रीम ऑपरेशंस डिपेंड करते हैं क्रूड के डायनामिक्स के ऊपर, क्योंकि उसके ऊपर फिर निर्भर होता है कि रिफाइनिंग मार्जिन्स कैसे प्लेस्ड होती है जीआरएम्स को, which also depend on demand supply dynamics. But yes, sentimentally positive है, but again a large part of earnings specifically Reliance को छोड़ के, क्योंकि Reliance में काफी sum of parts है, upstream oil companies के लिए demand supply pricing of oil कैसे होगी over the next couple of quarters, inventory gains losses कैसे होंगे, डाउनस्ट्रीम प्रोडक्ट प्राइसिंग कैसे होगी, आई थिंक ये सारी चीजों पे निर्भर है। और इसलिए मुझे लगता है आई थिंक यू हैव टू टेक अ जजमेंटल कॉल लुकिंग एट मैक्रो फैक्टर्स, बट रिलायंस के लिए काफी कुछ ट्रिगर्स है ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, इंक्लूडिंग न्यू बिजनेसेस, रिटेल एक्सपेक्टेड टू डू वेल। ठीक है, डन। तो एक जवाब आपको इससे भी मिल गया जो मयूरेश जोशी ने आपको पूरी कैलकुलेशंस करके बताया है। किरण जानी मेरे को स्क्रीन पर दिख रहे हैं, उनका भी ज़रा स्वागत है। किरण सर नमस्ते, शुक्रिया समय देने के लिए। ज़रा आप सीधा BTST से शुरू कीजिए। अब तो टाइम ही हो रहा है, अब क्या पूछूंगा ट्रेडिंग के, अब तो BTST STBT बताओ सीधा। राइट। सो ओवरऑल जिस तरह से आज का हमने मार्केट देखा कि सुबह सुबह मार्केट थोड़ा प्रेशर के अंदर था, लेकिन जिस तरह से सेकंड हाफ में हमने रिकवरी देखी निफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू और स्टॉक स्पेसिफिक आप देखोगे तो मेटल सेक्टर के अंदर काफी अच्छा हमें रुझान दिख रहा है। तो मेटल सेक्टर में डेफिनेटली हमारा BTST रहेगा। हमने लास्ट वीक वेदांता डिस्कस किया था तो वो तो था ही, लेकिन आज हम टाटा स्टील दे रहे हैं। टाटा स्टील का अगर आप चार्ट पैटर्न देखोगे तो कहीं ना कहीं इंट्राडे चार्ट्स के ऊपर आप देखोगे तो वहां पे आपको असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न देखने को मिल रहा है। लास्ट 3 दिन से 145 का लेवल एक रेजिस्टेंस बना हुआ था, आज 145 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। अब नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस हम यहाँ देखने को मिल रहा है वो 155 के आसपास का है, तो 155 के टारगेट के लिए हम टाटा स्टील बाई करेंगे, और जो स्टॉप लॉस हमें मेंटेन करना है वो स्टॉप लॉस कहीं ना कहीं हम जो मेंटेन करेंगे वो 139 का रहेगा। तो 139 के स्टॉप लॉस के साथ हम टाटा स्टील को BTST दे रहे हैं। दूसरा एक फार्मा के अंदर देख रहे हो कि आज सुबह से फार्मा भी काफी स्ट्रॉन्ग है। तो फार्मा में अगर आप सन फार्मा देखो तो सन फार्मा में डबल बॉटम पैटर्न ब्रेकआउट है डेली चार्ट इंट्राडे चार्ट के ऊपर, और डेली चार्ट अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन या फॉलिंग चैनल ब्रेकआउट है। तो सन फार्मा भी मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं एक बार BTST कैंडिडेट्स बन रहा है। एट करंट मार्केट प्राइस 1800 के ऊपर का ट्रेडिंग चल रहा है। अभी आप देखोगे तो 1-2 दिन में आप यहाँ 1840 तक के टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हो, एंड 1789 एज अ स्टॉप लॉस हमें मेंटेन करना है। तो 2 पिक रहेंगे, टाटा स्टील एंड सन फार्मा, BTST आप लेके जा सकते। दोनों शेयर्स आपके नोटिस कर लिए। सन फार्मा भी आज बढ़िया चला, इनफैक्ट ये तो सीरीज़ में भी बढ़िया चलता है, एट द वेरी लास्ट आपको पैसे बना के देता। अगर आप चाहें तो पिछले 10 सीरीज़ को चेक करके देख लो। और दूसरा टाटा स्टील भी आप BTST के हिस्से में डाल रहे हैं। श्रीकांत जी एक शेयर जरा आप चेक करना, वो है PB फिनटेक। अभी की क्लोजिंग काफ़ी अच्छी जा रही है, बाकायदा डेज हाई पे क्लोज कर रहा है। करना है BTST PB फिनटेक? बिल्कुल। तो देखिए पॉलिसी बाजार में एक कई हफ्तों से अच्छा खासा एक कंसोलिडेशन चल रहा था, और उस कंसोलिडेशन का आज ब्रेकआउट हुआ है। और वैसे देखा जाए तो जो टेक्निकल पैटर्न है वो इंडिकेट कर रहा है कि ये स्टॉक कम से कम 2050-2070 के लेवल्स दिखा सकता है। तो करंट लेवल से लगता है मुझे बिल्कुल इसमें एक लॉन्ग की पोजीशन बनाई जा सकती है। 1985 के करीब ट्रेड कर रहा है, 1950 का स्टॉप लॉस रखे, 2050 और 2075 के टारगेट्स नजर आते हैं।
पर ये राय BTST ट्रेड के तौर पर इसे माना जा सकता है। 2000 के ऊपर तक के टारगेट्स यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। मयूरेश, एक क्विक राय आपसे ग्रीन एनर्जी स्पेस पर जानना चाहेंगे, क्योंकि ग्रीन एनर्जी स्टॉक्स जो है स्काई रॉकेट करते हुए नजर आ रहे हैं। टोरेंट पावर देखें, आइनॉक्स विंड, NTPC ग्रीन एनर्जी, ऑफकोर्स ताज़ा लिस्टिंग तो वहाँ पर डेटा पॉइंट्स कम नजर आ सकते हैं, लेकिन टोरेंट पावर के स्टॉक प्राइस में आज हमने अच्छी खासी मजबूती देखी है। क्या लगता है आपको इसके पीछे के फंडामेंटल्स क्या है और इन स्पेस पर आपकी राय क्या होगी? सो मानसिक, फॉर ग्रीन एनर्जी अगर आप देखें जो गवर्नमेंट के टारगेट्स है फॉर 2032, 180 गीगावाट से लेकर 500 गीगावाट ये इनको हासिल करने हैं। दूसरा, NTPC ग्रीन की अगर आप बात करें तो 5000 मेगावाट दे आर एक्सपेक्टेड टू ऐड इन द नेक्स्ट कपल ऑफ ईयर्स। आज जो ये EBITDA बनाते हैं 2000 करोड़ का, कंपनी का मानना है कि दे माइट डू अराउंड 10 to 12,000 करोड़ इन टर्म्स ऑफ EBITDA, यानी जो EBITDA कंट्रीब्यूशन है पर मेगावाट से इज गोइंग टू बी सब्सटेंशियली हायर। अच्छा, ये सारे प्रोजेक्ट्स में क्योंकि लंबे लंबे सालों तक PPAs रहते हैं फॉर 20-25 ईयर्स एज अ फिक्स्ड रेट, प्राइसेस अगर फ्लक्चुएट भी होती हैं तो कहीं ना कहीं आई थिंक एक रेवेन्यू विजिबिलिटी जरूर रहती है। ऑब्वियसली जो केपेक्स होता है ये अच्छा खासा लगता है, और इसलिए जो फाइनेंशियर्स हैं ये भी शायद फोकस में आते हैं, फाइनेंशियर्स लाइक PFC, REC, क्योंकि जितनी फाइनेंस लगेगी ओवर द नेक्स्ट 5 to 8 years टू द ट्यून ऑफ 2 to 3 lakh crores, मुझे लगता है आई थिंक अ लॉट ऑफ गवर्नमेंट एंटिटीज इटसेल्फ विल कैरी ऑन दिस ए होल एक्सपेंशन प्रोग्राम एंड क्वालिटेटिव लीडरशिप्स विद इन द पावर स्पेस। इसलिए आई थिंक एसेट क्वालिटी डिटोरिएशन के एस्पेक्ट्स बहुत कम होते हैं। इसलिए आई थिंक ये जो पूरी पावर इकोसिस्टम है, पावर जनरेटर्स, बिकॉज ऑफ फैक्टर्स रिलेटेड टू PPA एंड फिक्स्ड स्टेबिलिटी, जो फिनेंशियर्स हैं जिसका एक बहुत बड़ा स्कोप है विद लेस इश्यूज इन टर्म्स ऑफ एसेट क्वालिटी डिटोरिएशन, और जो EPC प्लेयर्स हैं जो ये सारी चीजों के लिए इंस्टॉल करके देंगे, मोनोपोल्स जिसे हम कहते हैं, लाइंस जिसे हम कहते हैं, एक्सट्रैक्शन मैकेनिज्म्स जिसे हम कहते हैं, ये सारी चीजें फोकस में आएगी। सो आई थिंक पावर एज अ सेक्टर एंड विद इन पावर ऑल दी सब सेगमेंट्स सिलेक्टिवली अच्छे करने चाहिए। ठीक है जी, 2 मिनट रह गए अब मार्केट बंद होने के लिए, इसलिए सवाल जवाब के सिलसिले को तो यही रोक रहे हैं। सिर्फ अब बाजार बंद होगा और फिर उसके बाद फिर कल की कल देखेंगे। अब आज का दिन किसके लिए अच्छा रहा? डिक्सन टेक्नोलॉजीज़ के लिए। पिक्सल वाली खबर क्या है? हालांकि खबर तो बहुत पुरानी है, सिर्फ थोड़ा अपग्रेडेशन आया है कि भी नोएडा प्लांट के अंदर बनाएंगे, ये सब काम करेंगे, ऐसा कुछ एक सेकंड राउंड का अपग्रेडेशन आया है जिससे कि डिक्सन करीब 16,700 के रेंज को पार कर गया। इसके अलावा आज का दिन JK सीमेंट के लिए ठीक है, IGL के लिए ठीक है, ये आज के टॉप गेनर्स की सूची में शामिल हुए हैं। ओरेकल फाइनेंस के लिए दिन काफ़ी ठीक रहा। ये जो आप सूची देख पा रहे हैं खाली निफ्टी के शेयर्स की है, और जो मैं आपको शेयर्स बता रहा हूँ निफ्टी और गैर निफ्टी दोनों तरह के शेयर्स हैं, बट ये F&O में हैं। अब आप ना अपनी इस लिस्ट को ना अब आप F&O वाली लिस्ट में ही ट्रेड किया करो। अब ऑलरेडी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 45 शेयर आपके लिए और जोड़ दिए हैं उसके अंदर। पहले 180-185 शेयर तो थे ही, 40 शेयर जुड़ गए, 200-250 शेयर हो गए। आप ये सोचो टॉप 100 काउंटर्स की भी से भी बड़ी सूची हो गई अब तो, 250 शेयर F&O के अंदर। तो लिस्ट सारी F&O के शेयर्स की बना के रखो, वहीं पे गेनर लूजर आपको अच्छे से मिल जाएंगे। गोदरेज प्रॉपर्टीज़ के लिए दिन ठीक था, PB फिनटेक के लिए दिन ठीक है, मैक्स फाइनेंशियल्स के लिए दिन ठीक है, वेदांता के लिए भी काफ़ी हद तक, वोल्टास भी ठीक गया आज। तो ये आज के टॉप गेनर्स बने हैं। टॉप लूजर्स की अगर सूची आप चेक करेंगे तो अडानी ग्रुप्स के कुछ शेयर्स के अंदर प्रॉफिट बुकिंग हुई है, चले बहुत ज़ोरदार थे, जैसे अडानी टोटल, अडानी एनर्जी, ये दोनों नए शेयर आए हैं, इनफैक्ट 3 आए हैं, ठीक है ना। तो ये 2 शेयर में आपको जो अडानी टोटल गैस और अडानी एनर्जी ये F&O के पार्ट बने, अब थोड़ी थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग इनके अंदर हुई है। एडवांस डिक्लाइन की रेशो ठीक। आज जब मार्केट ने 24,000 को रिस्पेक्ट किया, 24,200 स्वाभाविक था वो आ गया, 24,200 की रिस्पेक्ट करके जा रहा है बंद करके, तो कल उम्मीद करते हैं 24,400 भी आ जाएगा। एक बार ये प्रथा पूरी हो गई 200 पॉइंट की कि 24 से 24,200, 24,200 से 24,400, तो फिर आप नई जर्नी की तरफ बढ़ोगे। टिल जब तक 24,400 तक है, हल्का हल्का बुखार उतर रहा है, बट पूरा ठीक होने के लिए 24,400 आना पड़ेगा। 52,800 से अभी आपकी दूरी बनी हुई है। बैंक निफ्टी में वो करीब 600 पॉइंट की है, थोड़ी कोशिश की है। HDFC और ICICI का जोड़ा चला आज, लास्ट में HDFC आया, ICICI सुबह से चल रहा था लेकिन हेल्प हुई है। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ भी आज ठीक बंद हुआ है। बड़े शेयरों की सूची एडवांस डिक्लाइन 1600-900 शेयर हैं। F&O के शेयर्स भी ज़्यादा बड़े हुए हैं, कम गिरे हुए हैं। तो रेशो अमूमन आपको ज़्यादातर ठीक दिख रही है। आज की क्लोजिंग और आज का मार्केट का बिहेवियर बहुत ही शानदार।
बहुत ही बढ़िया सीरीज़ की नई शुरुआत हुई है। सोमवार का दिन है तो शायद हो सकता है बाज़ार अगले 2-4 दिनों के लिए थोड़ा और एक्टिव और हरे निशान में ही रहे। मयूरेश सर बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। किरण जी आपका भी शुक्रिया, श्रीकांत सर आपका भी शुक्रिया आज समय निकाल कर हमारे से बातचीत करने के लिए। अच्छे से एंजॉय कीजिएगा सर, छुट्टी अब कल या परसों में आपसे वापस मुलाकात होती है, देखते हैं फिर क्या होता है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज समय देने के लिए। फिलहाल इस कार्यक्रम से भी इतना ही, नमस्कार।